हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम वही सीरीज़ फिर से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने ऐतिहासिक शासकों के बारे में पूरा डिटेल से हम अध्ययन कर रहे थे। हमने हर्यक वंश से लेकर के नागवंश से लेकर के नंद वंश तक सभी एक एक शासकों के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया था और वही श्रृंखला आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, विलक्षण प्रतिभा के धनी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें प्राचीन इतिहास का गौरव कहा जाता है, उसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। इसलिए कहीं भी जाइएगा मत, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, चूँकि आप जानते हैं कि मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और मौर्य साम्राज्य जो था यह 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक चलता है। 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक चलता है और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वह 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक था। 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। मित्रों, लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। तो आप शायद देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रारंभिक जीवन, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे। इसके बाद मौर्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, इसके बाद इनका साम्राज्य विस्तार देखेंगे। महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के समय कौन कौन सी चुनौतियाँ थी और चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ, तथा चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट के माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य के ओवरऑल पूरे संपूर्ण जीवन पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है या बहुत कम पढ़ने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम लिखित साक्ष्य उपस्थित है और ज़्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास वह अंधकार में ही है। ज़्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास वह अंधकार में ही है, लेकिन फिर भी आधुनिक इतिहास काफ़ी हद तक प्रयास किए हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में उजागर करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक बारे में। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी कई विवादास्पद घटनाएं देखने को मिलती हैं, सामने आती हैं, जिसमें कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे यह मौर्य वंश के क्षत्रिय थे। मौर्य वंश के क्षत्रिय थे। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के पिता यानी कि उनकी जब एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपनी माँ के गर्भ में थे। इनकी माँ इनको एक सुनसान स्थान पर ले जा करके छोड़ देती हैं और फलस्वरूप यह एक किसी चरवाहे व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं और फलस्वरूप वो अपने यहाँ लेके जाता है। और आगे चल कर के चूँकि इतिहास करवट ले रहा था और यही टाइम पीरियड है जब भारत में नंदों का शासन चल रहा था। और नंदों का शासन था वह अत्याचार तथा घृणित शासन था, जिसमें घनानंद से घनानंद के अत्याचार से जनता वो त्राहिमाम कर रही थी और घनानंद के करों के अत्याचार से जनता दबती जा रही थी, जिसकी वजह से घनानंद वह जनता के बीच में अलोकप्रिय था। और यही वो दौर है, एक व्यक्ति जिसे आप इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त तथा भारत के मैकियावेली के नाम से जानते हैं। चाणक्य थे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक आचार्य थे, ये ब्राह्मण थे, राष्ट्रवादी ब्राह्मण थे। और ये जो टाइम पीरियड है, इसी समय आप देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत में लगातार यूनानियों का आक्रमण बना हुआ था। तो फलस्वरूप घनानंद को आगाह करने के लिए चाणक्य उसके दरबार में उपस्थित होते हैं। अब चूँकि एक विलासी व्यक्ति के लिए विद्वता की कोई महत्ता नहीं है, विद्वता का कोई मायने नहीं है। और फलस्वरूप उसने क्या किया, चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया
और ये उसके जीवन की सबसे भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी, और यही उसके पतन का कारण भी था, यही उसके पतन का कारण भी था। और फलस्वरूप चाणक्य ने भरे दरबार में उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं समूल नंदवंश को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा, समूल नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ चाणक्य जो है चाणक्य निकल दिए और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो आने वाले समय में भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन सके। और धीरे धीरे वो जो है तलाश करना प्रारंभ कर देते हैं। और उसी समय बालक चंद्रगुप्त, चूँकि बालक चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान था, मेधावी था, वह आपस के हम उम्र के युवकों के साथ जब वो खेला करता था तो वह एज ए जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। एक राजा की तरह जो है निष्पक्ष रूप से जो है वह न्याय देता था और राजकीलम खेल खेल रहा था। उसी दरमियान जो है आचार्य चाणक्य की नज़र चंद्रगुप्त पर पड़ती है और आचार्य चाणक्य तुरंत जो है परख लेते हैं कि यही वो बालक है जिसकी मुझे तलाश है। और फलस्वरूप उसके मालिक को उन्होंने क्या किया कि 1000 का शार्पट दे करके उन्हें खरीद लिया और फलस्वरूप अपने साथ लेकर के जाते हैं। और अपने साथ लेकर के जाने के बाद वो तक्षशिला चले जाते हैं और तक्षशिला में उन्हें हर उस विद्या में उन्होंने पारंगत किया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हर उस विद्या में पारंगत किया। अस्त्र शस्त्र साम दाम दंड भेद हर कुशल में उन्हें महारत हासिल कर दिया। और फलस्वरूप जो है इधर जो है महापद्मनंद अपने विलासतापूर्ण जीवन में एकदम मग्न था, भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा था। और उधर चंद्रगुप्त मौर्य जो है आचार्य चाणक्य के संरक्षण में तब करके सोना हो रहा था। दिन प्रतिदिन जो है वह फौलादी इरादों वाला चंद्रगुप्त मौर्य लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन लगातार दिन रात कठिन परिश्रम करके वह अपने आप को निखार रहा था। और यहीं पे इतिहास करवट लेता है। तो यहाँ पे कहानी हम इसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके बाद हम देख लेते हैं मौर्य के संबंध में विद्वानों का मत। चूँकि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग बताते हैं। अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य या पुराण जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। जबकि वहीं पर अगर देखेंगे बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण बताते हैं। बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण बताते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त शब्द का पहली बार उल्लेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिला है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पतंजलि के महाभाष्य अभिलेख से तथा पुराणों में जो है चंद्रगुप्त नाम का या चंद्र नाम का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे स्ट्रैबो तथा एरियन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। जबकि अगर आप देखेंगे जस्टिन तथा प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस कहा है। जबकि फिलार्कस ने इसे जो है सेंड्रोकोप्टस कहा है। सेंड्रोकोप्टस कहा है। जबकि वहीं पे स्पूनर महोदय ने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक बताया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे जस्टिन प्लूटार्क एरियन तथा कर्टियस, डियोडोरस तथा कर्टियस ने इन्होंने भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह निम्न कुल में पैदा हुए थे, यह निम्न कुल से संबंधित थे, निम्न कुल से बिलोंग करते थे। तो ये कुछ विद्वानों की जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ये इनके अलग अलग विचारधाराएँ थी, इनके अपने अलग अलग जो है सोच थी इनके बारे में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चूँकि आप जानते हैं
इसी समय जो है मकदूनियाई शासक सिकंदर का भी भारत पर अटैक होता है और विश्व विजेता की चाहत रखने वाला सिकंदर जो है वह कभी भारत को विजित नहीं कर पाया, और इधर भारत में जो है नंदों का एक विशाल साम्राज्य था ही, और उधर चंद्रगुप्त मौर्य जो है आचार्य चाणक्य की सहायता से जो है वह अपनी सेना बनाने में जुट गया। अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में अगर आप देखेंगे तो जस्टिन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह 6 लाख की विशाल सेना लेकर के उसने पूरे भारत को लौट डाला। 6 लाख की विशाल सेना लेकर के जस्टिन ने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह डाकुओं का गिरोह, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है यह डाकुओं का गिरोह है, जबकि प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। 6 लाख की विशाल सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, लेक्चर थोड़ा फास्ट है मित्रों, लेकिन रिवीजन के लिए ये अति आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे अगर आप तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी टाइम जो है मकदूनियाई शासक सिकंदर भी भारत की तरफ रुख करता है, और लेकिन सिकंदर की सेना को ये भी पता था कि भारत में भी एक सम्राट है घनानंद, जिसके पास विशाल सेना थी। तो कहीं न कहीं जो है उनके सैनिक ऑलरेडी जो है बहुत थक चुके थे, और उनमें इतना साहस नहीं था कि वो जो है घनानंद के सैनिकों का मुकाबला कर सके, जिसकी वजह से कहा जाता है कि चूँकि घनानंद जो है वो ऑलरेडी जनता के बीच में अलोकप्रिय था, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना संगठित कर रहा था। वह प्रांतीय राज्यों के व्यक्तियों को मिला करके चोर, चंडाल, म्लेच्छ, आदिवासी सभी व्यक्तियों को मिला करके वो अपनी धीरे धीरे फौज तैयार कर रहा था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह सिकंदर से पंजाब में मिला था, यानी कि घनानंद को पराजित करने के उद्देश्य से जो है मिला था। हालांकि जो है बात नहीं बन पाई और फलस्वरूप जो है इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में ये थोड़ा सा मिथ्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले जो है उसने यूनानियों को पराजित किया या पहले उसने मगध पर अटैक किया। ये थोड़ा सा विवाद की स्थिति है, और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे मात खा गया जब उसने प्रांतीय, यानी कि अगर आप देखेंगे तो बाहरी किनारे से विजित न करके उसने क्या किया कि वह बीच में डायरेक्ट मगध पर, यानी कि डायरेक्ट जो है वह केंद्र में ही आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। और इस बात से सबक लेते हुए जो है चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने जो है पहले किनारे राज्यों को उससे विजित करना प्रारंभ किया, और विजित करके उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और एक विशाल सेना को जो है वो बढ़ाते गए, पुनर्गठित करते गए। और फलस्वरूप जो चंद्रगुप्त मौर्य को लगने लगा कि अब बड़ी आसानी से जो है मगध को उखाड़ फेंका जा सकता है, और फलस्वरूप जो है उन्होंने मगध के अंतिम शासक घनानंद को जो है नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है उसने क्या किया कि उसने उखाड़ फेंक करके जो है उसने सत्ता परिवर्तित कर दी, और फलस्वरूप जो है नंदवंश के ध्वंसावशेषों पर भारत में एक नए वंश का सूत्रपात किया, जिसे इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। और वही मौर्य वंश जिसने पूरे भारत पे एक छत्र शासन स्थापित किया। आज जिस हम अखंड भारत की चर्चा करते हैं, उस अखंड भारत की नींव जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही डाली गई थी, आचार्य चाणक्य के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है डाली गई थी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान शासक था क्योंकि उसके गुरु आचार्य चाणक्य महान थे। ठीक, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा वही शासक महान हुआ है जिसके गुरु महान थे। अगर आप देखेंगे तो सिकंदर क्यों महान हुआ? क्योंकि उसके गुरु महान थे, अरस्तु। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए महान हुआ क्योंकि उसके पीछे उसके गुरु कहाँ था, और उसके गुरु ऑलरेडी एक महान जो है शिक्षक थे, महान आचार्य थे, चाणक्य जी। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी इसलिए जो है इतना फेमस हुए क्योंकि उनके पीछे उनके गुरु महागोविंद रानाडे, उनके गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले तथा उनके गुरु महागोविंद रानाडे, ये एक जो है श्रृंखला जो देखने को मिलती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासक वही महान होता है जिसके पीछे
जिसके पीछे जो है उसके गुरु का हाथ हो, उसके गुरु का हाथ हो। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया और फलस्वरूप जो है 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आप देखेंगे साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक, जबकि पूर्व में अगर आप देखेंगे मगध से लेकर के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पूरा फारस ईरान तक जो है कुछ इस तरह से इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर जो है इतना बड़ा साम्राज्य, उनके मौर्य वंश के बाद जो इतना बड़ा साम्राज्य भारतीय इतिहास में कोई इतना बड़ा शासन स्थापित नहीं कर सका। ठीक है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान विजेता, एक कुशल प्रशासक तथा एक दृढ़ निश्चयी सेनानायक के रूप में याद किया जाता है, जो एक मात्र निचले तबके से उठ करके जो है एक चक्रवर्ती सम्राट बना। तो आप अगर इसके प्रारंभिक पृष्ठभूमि से अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मामूली तबके से उठ करके, बिना किसी पृष्ठभूमि के उठ करके जो है इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना भारत का। तो ये अपने आप में बहुत गौरवशाली की बात है। इसके बाद देखेंगे तो चूँकि आप जानते हैं कि जब लगभग 326 BC में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो गवर्नर थे, धीरे धीरे जो है उसके गवर्नरों की हत्या होने लगी, धीरे धीरे उसके प्रांत जो है वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे और यूनानियों की जो है उन्होंने हत्या करना प्रारंभ कर दिया। उसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यूनानी गवर्नर जो था वह उसकी हत्या कर दी जाती है, यूनानी गवर्नर की हत्या कर दी जाती है और फलस्वरूप जो है इसी समय हत्या कर दी जाती है। और ये क्षेत्र जो था सिंधु के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर यूनानियों का शासन था, लेकिन वहाँ की जनता ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके जो यूनानी गवर्नर थे उनकी हत्या कर दी। इसी संदर्भ में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था और सब कुछ ठीक ठाक बीत रहा था, लेकिन सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस। और सेलुकस ने सिकंदर के अधूरे ख्वाब को जो है पूरा करने के उद्देश्य से उसने पुनः जो है सिकंदर के द्वारा विजित क्षेत्रों को फिर से उसने विजय करना प्रारंभ किया। लेकिन शायद उसको ये पता नहीं था कि इस समय भारत का शासक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि एक चक्रवर्ती महान शासक है। और फलस्वरूप क्या होता है कि 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेलुकस के मध्य एक भीषण युद्ध होता है जिसमें सेलुकस पराजित होता है और एक सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो है एक संधि होती है, सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि होती है। उस संधि के तहत जो है सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए, जिसमें देखेंगे काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेलुकस को 5000 हाथी दान में दिए, 5000 हाथी दान में दिए। और फलस्वरूप सेलुकस ने रिश्तों को मजबूत बनाते हुए उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसके बाद जो है सेलुकस ने जो है अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजता है और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका जो है वह भारतीय इतिहास जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इंडिका मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारत की प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने बहुत बारीकी तरीके से उस समय की स्थिति परिस्थिति को बखूबी सचित्र जो है वर्णन किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में इंडिका की मूल प्रति अवेलेबल नहीं है।
इंडिका को जो है, इंडिका को अगर आप देखेंगे जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा हिंदी भाषा में बाद में जो है इसका विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से जो है उसको अनुवाद किया गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य जो थे, उन्होंने पहली बार जो है एक बेहतरीन प्रशासन तंत्र का निर्माण किया, एक बेहतरीन जो है प्रशासन तंत्र का निर्माण किया, एक ऐसा ढांचा बनाया जो कि अनावरत रूप से वह चलता रहा, आज भी जो है देखने को मिलता है। और उन्होंने एक बेहतरीन पुस्तक की रचना की जो कि प्रशासन पर आधारित थी, अर्थशास्त्र, प्रशासन पर आधारित जो है उन्होंने पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, और जिसमें उन्होंने प्रशासन को संचालित करने के लिए सप्तांग का सिद्धांत दिया, सप्तांग का सिद्धांत दिया। आचार्य चाणक्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया। इसके बाद देखेंगे तो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है महत्वपूर्ण चुनौतियाँ। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष कई चुनौतियाँ थी, जिसमें अगर आप देखेंगे पहली चुनौती ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष एक तो नंदों का घृणित शासन को समाप्त करना था। पहली चुनौती जो थी, एक तो नंदों का घृणितपूर्ण जो शासन था उसको समाप्त करना था, और दूसरी चुनौती जो थी यह भारत को यूनानियों की दास्ता से मुक्त कराने का दूसरा इसका लक्ष्य था। भारत को यूनानियों की दास्ता से मुक्त कराने का इसका दूसरा लक्ष्य था। यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत का उद्धारक कहा जाता है। यानी कि यूनानी दास्ता से मुक्त कराने का श्रेय जो जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का अंत, चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह एक धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णु शासक था, और उसने अपने पुत्र के जो है वो संरक्षण में जो है अपने पुत्र के संदर्भ में सिंहासन को त्याग करते हुए उसने 298 बीसी में उसने जो है क्या किया कि जैन धर्म में दीक्षा ले ली। जैन गुरु भद्रबाहु से जो है वह जैन धर्म में दीक्षित हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मगध में एक 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, और उस अकाल से जो है चंद्रगुप्त मौर्य निपटने का अथक प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। और फलस्वरूप जो है आचार्य भद्रबाहु के कहने पर जो है वह जैन धर्म में दीक्षित होकर के वह कर्नाटक, आज यानी कि मैसूर, कर्नाटक चला जाता है, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर वह संलेखना अथवा संथारा पद्धति, जैन धर्म में जो शरीर त्यागने की प्रथा है उसे संथारा या संलेखना पद्धति कहा जाता है। संथारा या संलेखना पद्धति से जो है उन्होंने अपने जीवन का अंत किया, अपने शरीर का त्याग किया। इस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चूँकि अगर आप देखेंगे इंडिका में मेगास्थनीज ने इंडिका में यह वर्णन किया है कि भारत में कभी जो है अकाल नहीं पड़ता है, और किसी अन्य ग्रंथ से भी यह नहीं पता चलता है कि मगध में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही प्रथम जैन संगति का आयोजन किया जाता है। और फलस्वरूप प्रथम जैन संगति का आयोजन किया जाता है, और प्रथम जैन संगति यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर तथा दूसरा दिगंबर। और जैन धर्म में भद्रबाहु को, जैन धर्म का अगर वास्तविक ज्ञान किसी को प्राप्त था तो वह भद्रबाहु को प्राप्त था, और भद्रबाहु के द्वारा जो है कल्पसूत्र की रचना की गई थी। इसके बाद देखेंगे इस तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर मूल्यांकन की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक महान सम्राट, एक चक्रवर्ती महान सम्राट थे। निस्संदेह ही एक योग्य शासक थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे, एक कुशल सेना नायक थे, एक कुशल सेनापति थे, एक कुशल सेना नायक थे, एक युग निर्माता थे। एक तरह से आप इन्हें युग निर्माता कह सकते हैं। और एक तरह से इन्होंने अखंड राज्य की स्थापना की,
एक असाधारण व्यक्ति, एक असाधारण बालक जो है अपने प्रतिभा तथा मेहनत के दम पर आचार्य चाणक्य की सहायता से जो है एक निचले तबके से उठ करके भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना। ये अपने आप में गौरव की बात है, ये अपने आप में गौरव की बात है। और न केवल जो है वह सम्राट बना, बल्कि उसने एक अखंड भारत का निर्माण किया, एक अखंड भारत का निर्माण किया जो कि 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक चलता रहा। 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक चलता रहा। आने वाले इसके उत्तराधिकारी बिंदुसार तथा अशोक महान जैसे शासकों ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही शासन किया और इनकी प्रतिभा को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, इनके कार्यों को, इनके दायित्वों को उन्होंने जो है निर्वहन किया। इस तरीके से जो है निस्संदेह ही चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में इनके एक गवर्नर थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है गिरनार पर्वत पर इन्होंने एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील जो है वो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही बनवाया गया था। आगे चल कर के उसी जो है झील का जीर्णोद्धार जो है अशोक के द्वारा भी कराया जाता है। उसी झील का जीर्णोद्धार जो है आगे चल कर के दामन के द्वारा भी कराया जाता है। और उसी झील का जीर्णोद्धार आगे चल कर के स्कंदगुप्त के द्वारा जो है करवा करके वहाँ पे विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसी सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह एक महान सम्राट थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने एक निचले तबके से उठ करके एक अखंड भारत का निर्माण किया, एक चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन हुए और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, निस्संदेह ही ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्राचीन भारत का एक गौरवशाली इतिहास के रूप में जो है हमेशा इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा जो है वो इतिहास के पन्नों में ये अमर रहेंगे। अब इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।